Okay. So 18 students are there. I have to do some settings. बहुत ठीक आ रही है मेरे ख्याल में आप लोगों को और सेटिंग्स चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज द यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? बिलाल रेज योर हैंड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आप बेटा मुझे मैसेज करके बता दें, ठीक है? ओके ओके, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या? ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बन कंटेंट इज एसेंशियल। ठीक है, इसके अलावा इनमें हैलोजेंस हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकती है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर देखें तो इनका नंबर मिलियंस में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं? ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम? यस यस, वी आर डूइंग द रिवीजन क्योंकि हमारा वो खत्म हो गया ना, सारी बुक हमें खत्म हो गया। सो आपकी क्लास 10 है, में से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये चैप्टर दोबारा से करवा दें, इसलिए मैंने यहाँ ये दोबारा आपको करवा रही हूँ। यस यस, रिवीजन हो रही है। यस ऑफ कोर्स। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर इतना ज़्यादा क्यों होता है? उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट रीजन आती है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन मीन के कार्बन एटम्स के अंदर सलाहियत होती है चेन फॉर्मेशन की। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कार्बन कंपाउंड्स जो है वो कैटिनेशन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट रीजन आपके पास आ जाती है कैटिनेशन, यानी कार्बन एटम्स क्या करते हैं? इनफाइनाइट नंबर में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। जैसा कि आपने अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस में पढ़ा, तो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ लिंक होने की जो कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से लॉन्ग चेन्स बनती है, ब्रांचेस भी बनती हैं, रिंग्स भी बनते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। जैसे कि आपने पढ़ा कि अल्केन्स में आपने उसके 10 तक उसके फर्स्ट मेंबर्स पढ़े, हजारों मेंबर्स होते हैं। इसी तरह एल्कीन्स के होते हैं, एल्काइंस के होते हैं, बेंजीन है, ठीक है, जिनके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड करने की कैपेसिटी। ये लॉन्ग चेन बनाएगा, अगर चाहेगा तो ब्रांचेस भी बना लेगा, चाहेगा तो रिंग भी बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। देयर अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कार्बन कैन फॉर्म। अब कार्बन कितने स्ट्रक्चर्स बना सकती है, कितने कार्बन एटम के साथ बाइंड कर सकता है कार्बन, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी वजह से कार्बन एटम्स का नंबर इनफाइनाइट होता है। नो अदर एलिमेंट कैन compete विद कार्बन इन दिस रिकॉर्ड। तो कार्बन की जो सलाहियत है ना, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कार्बन के साथ compete नहीं कर सकता। ठीक है, सिलिकॉन एंड अदर फ्यू एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वन। अब कार्बन है ना, कार्बन के नीचे आप देखें नेक्स्ट मेंबर है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम भी बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ मिलके चेन्स बनाती है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलके भी चेन्स बनाती है, जैसा कि सैंड में होता है। ठीक है, सिलिका में या ग्लास में, लेकिन लिमिटेड नंबर में ये चेन फॉर्मेशन हो सकती है, लिमिटेड नंबर में रिंग्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं बन सकते। सिर्फ कार्बन के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है। ठीक है, सो कार्बन चेन्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन की जो चेन्स हैं उनमें हजारों के हिसाब से कार्बन एटम्स हो सकते हैं, थाउजेंड नहीं है, थाउजेंड्स हैं। For these reasons, carbon atom almost form infinite number of molecules of various size, shape and structure. इसी वजह से कार्बन एटम की जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनमें चेन लेंथ डिफरेंट होती है। चेन लेंथ का मतलब है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे डिफरेंट होगा, शेप्स डिफरेंट होंगी और उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। सारी टर्म्स क्योंकि हमने पढ़ ली हैं कि अब आपको सही समझ आ गई होगी कि साइज का क्या मतलब है, नंबर, ठीक है, शेप कैसी है उसकी, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है।
ये तो फर्स्ट रीजन है कि कार्बन एटम्स इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। सेकेंड रीजन आपके पास रहती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म और इन कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, you can see here the compounds that have same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules are called isomers। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उनको कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब C4H10 को आप इस तरह ड्रॉ करें, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं जो कि एक लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। हम इसको कहेंगे एन ब्यूटेन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से एक उसकी 3 कार्बन एटम्स, एक आप यहाँ उसकी एक बैकबोन ड्रॉ करें और एक ब्रांच यहाँ पे बना दें, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दोनों में 4 ही कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन है, लेकिन अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट है। इसमें चारों कार्बन एटम्स एक चेन में, एक लाइन में है। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स एक लाइन में है, जबकि एक इस मेन जो बैकबोन है वहां से बाहर निकला हुआ, इसने एक ब्रांच बनाई हुई, इस तरह की शेप बन रही है। ठीक है, जबकि उसमें हाँ बिल्कुल सीधी एन में बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन रही थी। तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोमर्स हैं ये दो, यानी C4H10 के दो आइसोमर्स हैं। एक आपके पास आ जाता है ब्यूटेन और सेकंड आ जाता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, इस वजह से बी कार्बन एटम्स के जो कंपाउंड हैं, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। कि फार्मूला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक जितने हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से अरेंज हो रहे हैं, तो आप उनको डिफरेंट कंपाउंड्स कहोगे। आप कहोगे एन एन ब्यूटेन एक अलग कंपाउंड है, आइसोब्यूटेन अलग कंपाउंड है। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी, इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है, The question is what is the molecular formula of the following compound? अब देखिए आपके पास एक कंपाउंड, देखिए कितने का, इसको कहते हैं एन पेंटेन। तो पेंट का मतलब होता है 5 और एन का मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सो आप क्या करें, काउंट करके देख लें। 1, देन नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 कार्बन एटम है। तो कार्बन कितने हो गए? C5। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 हाइड्रोजन, देन 2 2 2 एंड 3, इनको ऐड कर लें। 3 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। तो आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C5H12। अब आइसोपेंटेन को भी देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, एंड देन नियोपेंटेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब एन पेंटेन में देखिए सारे के सारे कार्बन एटम एक एक ब्रांच में, एक ही मतलब चेन में पाए जाते हैं। देखिए बाहर कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर आइसोपेंटेन में देखें तो 4 कार्बन एटम एक आपके पास बैकबोन में मौजूद है, कार्बन की मेन बैकबोन में, जबकि एक यहाँ पे ब्रांच के तौर पे निकला हुआ है। ठीक है, अभी आपने 4 यानी 5 से आपने क्या किया? 4। अब 4 से 3 कार्बन एटम एक रो में मौजूद है, जबकि अबव और बिलो दो ब्रांचिंग निकली हुई है। ये अबव एंड ये बिलो ब्रांच है। तो आपने देखा कि आपके पास अरेंजमेंट आपने चेंज कर दी, 5 को एक जगह रखा, फिर 4 को, फिर 3 को और 2 ब्रांचेस बना दी। ठीक है, तो जस्ट आपने अरेंजमेंट चेंज किया लेकिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन 3 तरह से अरेंज हो रहा है, तो इसी वजह से इस एक कंपाउंड की आगे से 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज isomerism and these compounds are known as isomers। ठीक है, ये आपके पास आ गया। मेन 3 कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। ठीक है, as the number of carbon atoms in the organic compound increases, the number of possible isomers also increases। ठीक है, अब जैसे जैसे कार्बन एटम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज करते जाते हैं। अब देखिए आपने देखा ब्यूटेन के 2 आइसोमर थे, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स थे। ठीक है, जिसमें आपने क्या देखा? एन ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो आपने देखा कि एक आइसोमर बढ़ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से।
तो आपके पास पेंटेन के बाद हेक्सेन आता है, तो हेक्सेन में 5 आइसोमर्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। अब आप हेक्सेन के वो 5 आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, ये याद रखना है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो। आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपका दिल करे तो ब्रांचिंग ड्रॉ कर लें, किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर लें, ठीक होना चाहिए। कार्बन एटम 4 से ज़्यादा बॉन्ड ना बनाए, हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा बॉन्ड ना बनाए, और एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो आपके पास करेक्ट आइसोमर्स होते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता कि पहला आपने ये आइसोमर बनाना है, सेकंड ये बनाना है, थर्ड ये, अपनी मर्जी से आगे भी कर सकते हो, लेकिन ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन हमने पढ़ी है कि फर्स्ट रीजन क्या थी हमारे पास, कैटिनेशन। कैटिनेशन की होने की वजह से कंपाउंड्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब सेकंड रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर ज्यादा, दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होने की वजह से भी कार्बन एटम्स कार्बन के कंपाउंड्स लाखों में एग्जिस्ट करते हैं, करोड़ों में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाए जाते हैं। इन मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से भी कार्बन एटम्स ज्यादा होते हैं। अब देखें, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने देखा कि एल्कीन्स और एल्काइंस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, जबकि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स अपने आप के साथ भी कार्बन बना सकता है, दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो दिस फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थर्ड रीजन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इट इज नोन एज द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स होने की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट मेनी कॉमन ग्रुप्स ऑफ एटम्स कैन अकर विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शन। में काफी फंक्शन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। फंक्शन ग्रुप्स ऐसे कॉमन ग्रुप्स होते हैं एटम्स के जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर पाए जाएं, ठीक है, तो उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई मोर देन 20 मिलियन नॉन केमिकल कंपाउंड्स, 95% कंपाउंड्स आर ऑफ कार्बन। आज तक जितने डिस्कवर्ड हुए हैं कंपाउंड्स, नेचुरली हों या सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बनाए गए हों, वो हैं 20 मिलियन कंपाउंड्स, ठीक है। और उन 20 मिलियन में तकरीबन 95% का, 20 मिलियन का 95% निकाल लेना, वो सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। Millions of organic compounds are already known and new ones are being discovered every day. हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रोजाना डिस्कवर होते हैं, वो जो लोग लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, दैट आर नोन एज द केमिस्ट, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे वर्क करते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं सिंथेटिकली, ठीक है। In fact, many common group of atoms can occur within organic compound. These groups are called functional groups. ये डायरेक्ट दोबारा रिपीट हुई है। इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से आते हैं, ठीक है। लैब में बनाए जा सकते हैं। कोवलेंट नेचर होती है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। कंपोजिशन की बात करें तो कौन कौन से इन एटम्स हो सकते हैं, इनके अंदर ज्यादातर कार्बन होता है, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस, हैलोजेंस, हैलोजेंस को एक्स से शो करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा बेटा याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में और हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट है। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। हाइड्रोकार्बन मीन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन, ठीक है। इसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कम होते हैं इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल होते हैं। तो वोलेटाइल मीन अगर थोड़ा सा भी आप इनको हीट करेंगे तो ये वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है। नो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, और अगर पोलर हैं तो वो पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स में डिजोल्व हो जाते हैं। इसके बाद है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, जैसे आपने देखा ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सारे के सारे सेम कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिमिलरिटी इन बिहेवियर। तो एक और फॉर एग्जांपल ये आपके पास है मीथेन, मीथेन के बाद आता है नेक्स्ट
नेक्स्ट मेंबर कौन सा है? मीथेन। मीथेन के बाद इथेन। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मीथेन और इथेन में डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से CH2 ग्रुप के जरिए डिफरेंट होता है, ठीक है। सही है। तो क्या होता है कि अगर इस प्रॉपर्टी को कहते हैं होमोलॉगी, ठीक है, और इस सीरीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो अगर आप इनमें से किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी कर लें तो इट मीन्स आपने सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। तो हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी इस बिहेवियर से इजी हो जाती है, ठीक है। तो सिमुलेटेड बिहेवियर है। इसके बाद रिएक्शन रेट, यानी ये इनके रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो क्या ये स्लो रिएक्शन होंगे या फास्ट होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होती। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होते हैं, 24 आवर्स में भी होते हैं। कुछ को आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, हाई प्रेशर भी कहीं अप्लाई करना पड़ता है, कहीं कैटलिस्ट भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपके पास आ गए इनके रिएक्शन रेट्स, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे दोबारा से आते हैं। ओके, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा तीसरा एलिमेंट नहीं है, जिनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बस ये अदर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इनमें बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ऑल कंपाउंड। तकरीबन 90 से 95% कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। अगर हम देखेंगे कार्बन एटम्स किस तरह अरेंज हुए हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन है। ए साइक्लिक, एक मीन एब्सेंट। ए साइक्लिक मीन साइकिल जिसमें एब्सेंट हो, ठीक है, जिनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। और दूसरी हमारे पास क्लास आती है साइक्लिक कंपाउंड्स और आल्सो नोन एज क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स हमारे पास इनकी दो क्लासेस आ जाती हैं। आपके पास 15 मिनट्स हैं अभी, ठीक है। तो अगर क्लास एंड हो जाती है तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। So 30 students are there. I have to take your screenshot as well. चलिए मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लेती हूँ। ओके, सो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास दो किस्म के, यस हारून नासिर जो है, हमारे पास दो मेजर क्लासेस आती हैं। ओपन चेन है एंड देन क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं, क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी दो मेजर क्लासेस आ जाती हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर आप इनकी क्लासिफिकेशन देखें, मेरे पास एक फ्लो शीट डायग्राम में आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वन इज ओपन चेन एंड अदर इज क्लोज चेन। ओपन चेन को हम कहते हैं एसाइक्लिक में, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? क्लोज्ड चेन। तो आपकी मर्जी, आप जो भी यूज करना चाहें, लेकिन आपको टर्म्स का मीनिंग पता हो। अब ओपन चेन कंपाउंड्स किस तरह के हो सकते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड्स किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब ओपन चेन कंपाउंड्स में आपके पास मतलब चेन नहीं बनेगी, कार्बन एटम्स एंड वाले और एंड वाले जो कार्बन एटम्स हैं वो फ्री हैं, मतलब इस तरह आपके पास हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओपन चेन। अब ओपन चेन आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो जाते हैं, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि सारे के सारे कार्बन एटम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, ये इस तरह, ठीक है। देखिए आप सारे के सारे कार्बन एटम एक ही लाइन में। ब्रांच चेन का मतलब है कि आपके पास लेफ्ट राइट अबव बिलो क्या हो, ब्रांचेस इमर्ज करी हुई। देखिए आपके पास एक चेन है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, इसने एक ब्रांच बना दी है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, उसने ब्रांचिंग बना ली है, तो इनको कहते हैं ब्रांच चेन। ये ओपन चेन क्यों है? इनको ओपन चेन इसलिए कहते हैं कि इनका जो पहला और आखिरी कार्बन है वो फ्री होता है, ठीक है, यानी किसी के साथ बॉन्ड नहीं करता। इसके बाद क्लोज चेन को अगर हम देखें तो क्लोज चेन की आगे दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक, होमो मींस सेम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड होमोसाइक्लिक में सारे के सारे एटम सेम, और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, हेलोजन हो सकते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। सो हमारे पास है ए साइक्लिक कंपाउंड। किसी का क्वेश्चन था यहाँ पे,
मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। द कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। याद रखें, ओपन चेन का मतलब है कि आखिरी और पहला कार्बन फ्री होते हैं। अब ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि कार्बन आइटम में एक बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है और ब्रांच नहीं निकलेगी, जबकि ब्रांच चेन का मतलब है अबव बिलो ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के एग्जांपल अगर आप देखें, आपके पास है प्रोपेन। तो 1 2 3 कार्बन एटम है और तीनों के कार्बन एटम एक एक लाइन में प्रेजेंट है। प्रोपीन देखें, 3 कार्बन एटम है और तीनों के कार्बन एटम एक लाइन में प्रेजेंट है, जबकि ब्रांच चेन में अगर आप देखें तो आपके पास ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये कंपाउंड है, ये आपके पास क्या आ गया, इसकी ब्रांच आ गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आइसोब्यूटेन ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4 आइसोपेंटेन है आपके पास। ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन थी जिसके साइड पे एक ब्रांच निकली हुई है। कार्बन की ब्रांच बने, याद रखें हाइड्रोजन की वजह से ब्रांचिंग नहीं होती है। कार्बन अगर उस मेन चेन से निकल जाए, अबव और बिलो चला जाए, तो उसकी वजह से ब्रांचिंग होती है। तो ये आपके पास आ गए, इनको कहते हैं ब्रांचिंग कंपाउंड्स। इसी तरह अगर मैं करूँ पेंटेन, नियोपेंटेन की बात करूँ, ये मेरे पास है नियोपेंटेन। तो आप देखें यहाँ पे 3 कार्बन एटम ने एक स्ट्रेट चेन बनाई हुई है, जबकि अबव और बिलो 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट चेन नहीं बल्कि ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। और स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों एक ही टाइप की हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ओपन चेन और रिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में मतलब क्या होता है कि आपके पास पहला और आखिरी कार्बन एटम फ्री नहीं होते, रिंग बनाए होते हैं इन्होंने, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेंजीन है। ठीक है, इसके बाद पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए पहला और आखिरी कार्बन आइटम फ्री नहीं है, जुड़े हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पे एक क्लोज रिंग बन रही है। इसी तरह आप देख लें, बेंजीन होगी, ये साइक्लो हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गई। तो ये आपके पास इन कंपाउंड को कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ये 4 कार्बन के भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 कार्बन आइटम्स चाहिए होते हैं, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन भी होते हैं। ठीक है, देन आप इस तरह क्या कर सकते हैं, जो कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अब ये दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक भी होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। होमोसाइक्लिक मीन कि इनमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे हों, सारे के सारे एटम कार्बन अगर हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, देन फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, तो इनको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके अलावा इनमें कोई कार्बन के अलावा, कार्बन तो मेन स्केलेटन में प्रेजेंट होता है ना, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो लास्ट में अटैच होता है, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट मेन स्केलेटन में कार्बन के अलावा ना हो। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखिए ऐसे साइक्लोप्रोपेन है, तो देखिए आप 1 2 3 कार्बन आइटम 3 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन दो दो लगे हुए साथ वैलेंसी को पूरा करने के लिए। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन देखें, 1 2 3 4, आपके पास एक 4 कॉर्नर्ड रिंग बन रही है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन में आपके पास 5 कॉर्नर्ड रिंग बन रही है और पांचों के पांचों कॉर्नर्स पे कार्बन ही प्रेजेंट है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो मीन आपके पास ये रिंग है, पेंटेन मीन पेंटेन है, 5 कार्बन है और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है। इस तरह देखें आप, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन आइटम है, देन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन आइटम्स ने आपके पास एक रिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं, इनको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी आगे से 2 टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ में टाइम 1 मिनट से कम रह गया, मैं आप लोगों के साथ ये दोबारा शेयर करूंगी। मलिक फरहान 10th A। ओके, 30 पार्टिसिपेंट्स हैं आज आपकी क्लास में। ओके, मैं एक दफ़ा अटेंडेंस में जान नदी, हारून अब्दुल बासित बिन मुइज़, अब्दुल रहमान, अहमद सुलेमान, अहमद अली, फैसल, हामिद, तारिक, फहद, जहांज़ेब, असद एंड बिलाल खटक, फरहान, मुबीन, सलमान एंड नजम, साद, आसिम एंड रमजान, हामिद अली,